हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का जो अगला एग्जाम होने वाला है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के बचे हुए थे, मैं उन पर आज चर्चा करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखेंगे जो कि आप लोगों के लिए मतलब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप लोग लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। और कोई कमी हुआ करे तो वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बता दिया करें, जिसको मैं सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों ने अभी तक और भी वीडियो नहीं देखे हैं मेरे चैनल पर, हर टॉपिक पर आप लोगों के जैसे कि जीआई टैग, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो वीडियो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए। उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विपो। विपो क्या होता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मतलब आप लोगों का टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अब विपो जो होता है ये क्या होता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन है। मतलब ये सम्मेलन था एक, ये सम्मेलन समझ लीजिए या समझौता समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, दोनों में से। तो ये था, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक समझौता था। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1967 में स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित हुआ था। जो स्टॉकहोम है ये स्वीडन देश में पाया जाता है और स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम है तथा ये वहाँ का भी बड़ा शहर है, मतलब जो स्टॉकहोम जो पाया जाता है, ठीक है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1967 में स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित हुआ था तथा 1970 में लागू हुआ। 1974 के बाद से विपो को संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। कब से? 1974 के बाद से विपो को संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था का दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें इसका जो विपो का जो फुल फॉर्म है आप लोगों ने देख लिया होगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, इसको भी लिख के आना, इसके भी आप लोगों को नंबर मिलते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे कि इस समय 118 राष्ट्र मतलब 118 देश विपो के सदस्य हैं तथा इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि विपो संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट थे मतलब विपो के बारे में थे, तो जो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि विपो क्या है, किस प्रकार का समझौता हुआ था। इसके बाद बात करेंगे विपो के मुख्य उद्देश्य की। विपो के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे। नंबर 1 पर बात करेंगे पहले पॉइंट, तो समस्त संसार में राज्यों के सहयोग तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में लेकर बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 पर क्या है कि विपो के संचालन में संधियां द्वारा स्थापित बौद्धिक संपत्ति संघों के बीच प्रशासनिक सहयोग बनाना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य ही था। इसके बाद बात करेंगे कि विपो के कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो विपो के कार्यों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर दें। इसमें पहला कार्य बताया गया है कि संघों के संबंधित प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना। जो मतलब इसके संघ हैं, जो भी संस्थाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उनको पूरा करना। नंबर 2 पर है कि बौद्धिक संपत्ति के क्षेत्र में राज्यों को कानून संबंधी तकनीकी सहायता देने से संबंधित कार्य करना। नंबर 3 पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा बौद्धिक संपत्ति के संरक्षण तथा उसको बनाए रखने के नियमों तथा मानकों को बनाने के से संबंधित उपयुक्त कार्य करना। तो ये कार्य थे इसके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एक और कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क के पंजीकरण तथा अन्वेषणों के पेटेंट के अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों से संबंधित कार्य भी कौन करता है, विपो को ही करने होते हैं। इसके बाद बात करेंगे विपो के अंग मतलब ऑर्गन्स ऑफ विपो। तो विपो के अंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो पहला अंग होता है वो जनरल असेंबली होता है, मतलब ए नंबर पर आता है। पहला अंग क्या है इसका, जनरल असेंबली। इसके बारे में बात करेंगे तो विपो के वे सदस्य देश जो किसी एक संघ के भी सदस्य जीए के सदस्य होंगे। मतलब इसमें बताया गया कि विपो के वे सदस्य देश जो किसी एक संघ के भी सदस्य देश होंगे तो वो जीए के भी सदस्य होंगे। मतलब कैसे कि जनरल जीए मतलब जनरल असेंबली के भी सदस्य हो जाएंगे। तो ये विपो के अंग थे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया कि डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति करना। अब डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, विपो या जनरल असेंबली के द्वारा ही की जाती है।
तीसरा पॉइंट बताया गया कि यूनियन के बजट तथा संस्थाओं के वित्तीय नियमों को पारित करना भी विपो का ही अंग है। इसके बाद बात करेंगे इसके सेकेंड अंग की। तो दूसरा इसका अंग है वो कौन सा है? विपो कॉन्फ्रेंस। विपो कॉन्फ्रेंस क्या होता है? तो विपो कन्वेंशन की पार्टियां इसकी सदस्य होती हैं, मतलब विपो कन्वेंशन की पार्टियां जो होती हैं वो इसकी सदस्य होती हैं विपो कॉन्फ्रेंस की। सेकेंड पॉइंट बताया गया कानून संबंधी तकनीकी मामलों का निरीक्षण तथा पुनर्विचार भी करना होता है विपो कॉन्फ्रेंस में। नंबर 3 पर बताया गया है कि भौतिक संपत्ति से संबंधित व्यापक रुचि के मामले की व्याख्या करके उनका निर्णय करना भी विपो कॉन्फ्रेंस का कार्य होता है। इसके बाद बात करेंगे इसके तीसरे अंग की। तीसरा अंग इसका जो है वो कौन सा है? तो तीसरा अंग सी नंबर पर है विपो का कोऑर्डिनेशन कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसका तीसरा अंग। तो पहले पे बात करेंगे, पहला पॉइंट बताया गया कि पेरिस यूनियन एंड बर्न यूनियन की कार्यसारणी समितियों के सदस्यों में से चयनित व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर पर बताया गया कि प्रशासनिक तथा आवश्यक वित्तीय कार्यों से संबंधित मामलों पर तथा संघों को सलाह देना भी इसका विपो कोऑर्डिनेशन कमेटी का कार्य होता है। तो इस प्रकार से ये विपो मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों ने जीआई टैग और ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट और आप लोगों के डब्ल्यूटीओ और ये समझौते जितने भी हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई हैं, इन पर सभी टॉपिक पर मेरे वीडियो इस चैनल पर डले हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से उनको देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और कमेंट करके भी आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नंबर अब आता है सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है कि पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, जिसे कि शॉर्ट में कहते हैं PPB एंड FR एक्ट 2001 जो है, इसके बारे में चर्चा करनी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। ठीक है। तो इसका जो PPB एंड FR एक्ट जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को किसान एवं पाद प्रजनकों को उनकी प्रजाति का मालिकाना हक स्वीकृत करता है। ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके से मतलब पौधा किस्म और कृषक के संरक्षण अधिकारों का संरक्षण करके उनको उनकी प्रजाति एवं पादप प्रजनकों को उनका मालिकाना हक की स्वीकृति प्रदान करता है। इसके बाद बात करेंगे कि IPR अधिकार। IPR अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है जिसके अंतर्गत मालिक को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के द्वारा पंजीकृत किस्म के उत्पादन के आयात, निर्यात, वितरण, बाजार व बेचने का अधिकार भी इसमें प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं PPB एंड FR एक्ट के जो 2001 के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या थे। उद्देश्यों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला उद्देश्य इसमें बताया गया है कि पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली की स्थापना। नंबर 2 पर बताया गया है कि देश में कृषि विकास में तेजी लाना, किसानों व पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद बात करेंगे तीसरे पॉइंट में। तीसरे में बताया गया इसके उद्देश्य क्या थे कि देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का रोपण सामग्री उपलब्ध हो सके। ठीक है। तो ये क्या थे इसके PPB एंड FR एक्ट के उद्देश्य थे। इसके बाद बात करेंगे कि पादप प्रजनकों के इसमें अधिकार क्या थे। तो पादप प्रजनकों के अधिकार क्या थे, ये किस प्रकार से बताए गए हैं। तो प्रजनक अपनी किस्मों को पंजीकृत करा सकता है, जिससे उसे संरक्षित किस्म के उत्पादन, उसकी बिक्री, आयात या निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त होगा। वह प्रजनक बीजों के बहुगुणन एवं उनकी बिक्री के लिए अभिकर्ता नियुक्ति कर सकता है और अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि कृषकों के अधिकार। कृषकों के अधिकार क्या हैं। तो कृषकों के अधिकार जो थे उनको मैंने इसी शॉर्ट में लिख दिया है। इनको आप लोगों को जब लिखना होगा पेपर में, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो इनको आप लोगों को डिस्क्राइब भी करना होगा एक एक पॉइंट को। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि पारंपरिक किस्मों के पंजीकरण का अधिकार। नंबर 2 पर बताया गया है कि बीजों का अधिकार। नंबर 3 पर बताया गया पंजीकृत किस्म के कारण हुई क्षति हेतु क्षतिपूर्ति का भी अधिकार। ये सारे अधिकार जो हैं वो किसके हैं? किसानों के अधिकार हैं।
नंबर 4 पर बताया गया कि लाभ में हिस्सेदारी का भी अधिकार उनको होता है। नंबर 5 में बताया गया पंजीकृत किस्म के बीज प्राप्त करने का भी अधिकार कृषकों के पास ही होता है। ये सारे जो अधिकार मैंने आप लोगों को शॉर्ट में दिए हैं, इनको आप लोगों को लॉन्ग में लिखना होगा। अगर आप लोगों के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा इन 5 पॉइंटों को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मतलब जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आप लोग जरूर इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख कर जरूर जाइएगा, तो इससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा और इसके कुछ पॉइंट भी आप लोग नोट करके जाइए तो जिससे याद हो जाएगा आप लोगों को। तो इसमें बात करते हैं कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के बारे में, ठीक है। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। नंबर 1 इसमें बात करेंगे, शुरुआत करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। जैव विविधता को किसी क्षेत्र में गुणसूत्र, प्रजाति तथा पारिस्थितिकी की समग्रता के रूप में जानते हैं। अब ये क्या है कि जैव विविधता को किसी भी क्षेत्र में गुणसूत्र, उसकी प्रजाति तथा पारिस्थितिकी की समग्रता के रूप में ही जाना जाता है। अब जैव विविधता जो होती है वो क्या होती है, तो भारत में पेड़ पौधों एवं जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा जानवरों की विभिन्न प्रजातियों में से एक हैं। और जो जैव विविधता संरक्षण है ये भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में, मतलब जो पेड़ पौधे तथा जानवरों में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं इनके संरक्षण, इनके रखरखाव के लिए ये नियम बनाया गया था। तो जिसे क्या कहते हैं, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जैव विविधता संरक्षण हेतु सरकार ने 2000 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण योजना शुरू की जिसमें गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों तथा आम जनता को भी शामिल किया गया। इसी प्रक्रिया में सरकार ने जैव विविधता संरक्षण कानून 2000 पास किया जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जो इस दिशा में, मतलब इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, संरक्षण सरकार ने शुरू किया था 2000 में किया था, एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण योजना शुरू की थी। और इसके बाद इसे मतलब जो कानून जो पारित किया गया ये कब किया गया, 2002 में पास किया गया, ठीक है। तब ये जाकर के एक संरक्षण कानून मतलब बन गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोगों को बताना है कि 2010 को जो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था, ठीक है। ये बात आप लोगों को जरूर याद रखनी है कि 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसमें बताया गया कि वर्ष 2002 में पारित इस कानून के उद्देश्य क्या थे। तो इसमें उद्देश्य, पहले नंबर पर उद्देश्य बताया गया है आप लोगों को कि जैव विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 2 पर बताया गया है कि जैव विविधता के विभिन्न अंशों का उपयोग किया जाए। नंबर 3 पर बताया गया है कि जीव विज्ञान संसाधन ज्ञान के उपयोग का लाभ सभी में बराबर विभाजित किया जाए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 में बताया गया है कि अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान है। नंबर 5 में कि जैविक के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर एवं विविधता को संरक्षण भी प्रदान किया जाए। मतलब जो जैविक चीज़ें उनका संरक्षण किया ही जाना चाहिए, उनके साथ साथ जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टियां हैं हमारी, उनकी विविधता के संरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें इसके यही जैव विविधता के ये क्या थे, उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद बात करेंगे इसके लाभ, मतलब जैव विविधता से जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैव विविधता के जो लाभ होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक आर्थिक लाभ, मतलब जिसे प्रत्यक्ष लाभ भी कहते हैं, और नंबर 2 पर होते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। अब जो आर्थिक लाभ दिए गए हैं ये दिए गए हैं आप लोगों के, मैंने 5 पॉइंट इसमें बताए हुए हैं। अगर आप लोगों से शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप लोगों को ऐसे ही लिख देना है। इसके बाद अगर आप लोगों से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसको आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो डिस्क्राइब कर दीजिए, तो उससे आप लोगों को क्या होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं आर्थिक लाभ जो हैं, प्रत्यक्ष लाभ हैं, वो कौन कौन से हैं। मतलब भोजन का स्रोत होता है, जैसे कि पेड़ पौधे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि पेड़ पौधों से जब भोजन की प्राप्ति होती है क्योंकि उसमें फल लगते हैं वगैरह, कई सारी चीज़ें मिलती हैं। कपड़ा की भी प्राप्ति होती है और मकान की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद क्या है आर्थिक लाभ, खेल के सामानों के लिए लकड़ी की भी प्राप्ति होती है और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें किससे, मतलब इन्हीं जैविक चीज़ों से प्राप्त होता है। ये थे इसके 5 पॉइंट आर्थिक लाभ के। इसके बाद बात करते हैं, हम देख लेते हैं अप्रत्यक्ष लाभ।
इसमें जो जैव विविधता के जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से होते हैं, जैसे जल संरक्षण। अब जल संरक्षण भी होता है, इससे क्या होता है, जल संरक्षण भी होता है। नंबर 2 पर बताया गया कि वायु को शुद्ध करना। ये क्या होते हैं, जब वन और वनों आदि की जब संख्या अधिक होगी तो आप लोगों को पता है प्रदूषण कम रहेगा, जिससे कि वायु शुद्ध होगी। नंबर 3 पर बताया गया कि जलवायु एवं मौसम मौसम पर अनुकूल प्रभाव। अब इसका जलवायु और मौसम पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब वन रहते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और मानसून भी आप लोगों का समय से आता है और वर्षा समय से होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मृदा संरक्षण में सहायक। मृदा संरक्षण में भी सहायक होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वनों की संख्या अधिक होती है या जहाँ पर कटाव अधिक होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, जिससे कि मृदा संरक्षण बनी रहे। अब इसके बाद बात करते हैं पर्यावरण को टिकाऊ बनाना। पर्यावरण को टिकाऊ किस प्रकार से बना सकते हैं, मतलब इसमें पर्यावरण मतलब आप लोगों का स्थिर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जिससे आप लोगों को प्रदूषण से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि या रोग रहित रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये थे जैव विविधता से होने वाले लाभ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे रिलेटेड और भी जितने भी टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, मैं एक बार आप लोगों को फिर बता देता हूं कि वो उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, मेरे चैनल पर वो अपलोड कर दिए जाएगा। आप लोग उनको ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, और सभी टॉपिक पर वीडियो कुल मिलाकर बने हुए हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।